नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी का हिसाब किताब और मैं हूं आनंदियो चक्रवर्ती। पिछले कुछ दिनों से आपने सुना होगा, फिर से शोर मचने लगा है कि जितने भी सरकारी बैंक है उनको प्राइवेटाइज करना चाहिए, उनका निजीकरण होना चाहिए। सवाल आज का मेरा ये है, क्या ये निजीकरण है या खुली लूट है? क्यों? क्योंकि इसमें किसका फायदा है ये हमें देखना होगा। ये सब शुरू हुआ था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सरकार हर एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, जो कि मतलब महत्वपूर्ण सेक्टर है, वहां पर कम से कम एक कंपनी रखेगी और बाकी जितने हैं वो बेच सकती है। यानी कि बहुत सारे बैंक हो सकते हैं, सरकारी बैंक, जिनको बेचा जाए। और उसके बाद हमने क्या देखा है कि नीति आयोग से ये खबरों में आया है कि कुछ दिन पहले, लगभग एक हफ्ते पहले, नीति आयोग ने कहा है कि 3 सरकारी बैंक जो हैं उनको बेच देना चाहिए, इनका प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। एक है पंजाब एंड सिंध बैंक, एक है यूको बैंक और तीसरा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये रिपोर्ट से आया है, इसका कोई सीधा स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। और साथ में आरबीआई से भी आया है कहना, एक आरबीआई के डायरेक्टर ने कहा है कि सरकार का जो शेयर है, जितने भी सरकारी बैंक हैं उनको उसको 26% पे उतार देना चाहिए, जो कि एक तरीके का निजीकरण है। और साथ में विरल आचार्य हैं, जो कि आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर है, छोड़ के चले गए थे। उन्होंने कहा है कि जो हेल्दी प्राइवेट सेक्टर, जो हेल्दी पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब जो अच्छा कर रहे हैं, स्वस्थ हैं पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकारी बैंक, उनको बेच दीजिए। जी हाँ, जो अच्छा कर रहा है उनको प्राइवेट में बेच दीजिए। तो ये जो चीज है, क्या ये निजीकरण अच्छा है या ये लूट है, इसी का हिसाब लगाएंगे आज के एपिसोड में। सबसे पहले तो हमें एक सवाल पूछना चाहिए कि ये जो बैंक हैं, जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, उनका लगभग 51 साल पहले सरकार ने उनको नेशनलाइज क्यों कर लिया, उनको सरकार के अधीन क्यों कर लिया? इसका सबसे बड़ा कारण है कि नेशनलाइजेशन से पहले क्या होता था कि ये जो बैंक है इनको कुछ कॉरपोरेट हाउस, कुछ कंपनियां कंट्रोल करती थी। और उससे क्या होता था, जो देश की बचत है, जो सब लोग पैसे बचा रहे हैं या जितना भी कैपिटल तैयार हो रहा है देश में, पूंजी तैयार हो रहा है, जो बैंकिंग सिस्टम में जाता था, वो कुछ कॉरपोरेट हाउस के कंट्रोल में था, उनके अधीन में था। साथ में एक और चीज़ होता था कि जितने भी किसान हैं या कृषि क्षेत्र है, उनको कोई भी लोन नहीं मिलता था। और एक और चीज़ होता था, जो बैंक नेशनलाइजेशन से पहले एक के बाद एक जो प्राइवेट बैंक है वो फेल हो जाते थे। लोग अपना जमा पूंजी उसमें रखते थे, बचत अपना रखते थे, और क्या होता था, वो फेल हो जाता था, मालिक गायब हो जाते थे, पैसे हड़प लेते थे। ऐसे बहुत सारे पिक्चरों में भी हमने ये देखा है। नेशनलाइजेशन के बाद क्या हुआ, सरकार ने जितना भी पूंजी का फ्लो होता है इकोनॉमी में, जिस तरीके से पूंजी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाता है, वो अपने अधीन ले लिया। ये बहुत जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। ये जरूरी इसलिए है ताकि सरकार तय कर पाए, पूरी सोसाइटी तय कर पाए, पब्लिक तय कर पाए कि किस सेक्टर को पूंजी मिलनी चाहिए। सिर्फ प्रॉफिट या मुनाफा कहां हो रहा है वहीं पे पूंजी जाए, ये ना हो। खैर, साथ में एक और चीज जो हुआ, जैसे मैंने कहा, ये प्रायोरिटी सेक्टर्स को जो पैसा मिला, एक प्रायोरिटी सेक्टर जो ये था वो है कृषि को मिला, और गरीबों को भी बैंकिंग का एक्सेस मिला। एक तो कृषि को मिला, साथ में गरीबों को भी बैंकिंग का एक्सेस मिला। ज़्यादा नहीं, बहुत कम, लेकिन फिर भी ब्रांचेस खोले गए, छोटे शहरों में खोले गए, कस्बों में खोले गए, जो पहले कभी नहीं होता था। अब इसका एक चीज़ साफ है कि सरकार ने, राष्ट्र ने, लोगों ने सोचा था कि बैंकिंग का एक सामाजिक रोल है, एक सोशल रोल है, वो सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं है, जो कि प्राइवेट बैंक का बेसिस है। प्राइवेट बैंक क्या करती है, सिर्फ मुनाफा कमाने के बारे में सोचती है। सरकारी बैंकों का सोशल रोल ये है, सामाजिक रोल ये है, गरीबों तक बैंकिंग पहुंचाना, कृषि तक बैंकिंग पहुंचाना, जो प्रायोरिटी सेक्टर है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी सेक्टर है, वहां तक लोन पहुंचाना। जो लोग निजीकरण चाहते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वो तीन आर्ग्यूमेंट देते हैं हमें,
और वो कहते हैं कि सबसे पहला आर्गुमेंट ये है कि जितने भी प्राइवेट बैंक है, आप देखिए एसी चलता है, लोग आपको सलाम करते हैं, गार्ड आप अंदर जाएंगे कोई नहीं रोकता आपको, जितने भी एग्जीक्यूटिव है वो बोलते हैं बैठिए हम आपको हेल्प कर देंगे, सर्विस अच्छा होता है, वो एफिशिएंट होते हैं, साथ में वो मुनाफा कमाते हैं, जो कि 2011-12 से पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी बैंकों का मुनाफा कम होता गया है, और मतलब वो ज़्यादा एफिशिएंट है। प्राइवेट सेक्टर बैंक ज़्यादा एफिशिएंट है, इसलिए पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए ताकि वो एफिशिएंट बन जाए। साथ में दूसरा नंबर तर्क जो दिया जाता है वो कहा जाता है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है यानी कि सरकारी बैंक है, वहाँ पे ख़राब लोन बहुत ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे ऐसे लोन दिए गए हैं जो कभी वापस नहीं आने वाले हैं, और वो बैंक पर एक तरह का स्ट्रेस है, और बाद में सरकार को उसका पैसा भरना पड़ेगा, और जब सरकार पैसा भरेगी तो क्या होगा, पब्लिक का पैसा जाएगा, इसलिए इनको बेचना चाहिए, इनका प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। तीसरा तर्क दिया जाता है कि सरकार को पैसों की जरूरत है ताकि दूसरे चीजों पर खर्च कर सके, सरकार को बिजनेस में रहना ही नहीं चाहिए, बैंकिंग में रह के सरकार क्या करेगी, बेच दीजिए, पैसे उठाइए, उनको हेल्थ पे खर्च कर दीजिए, एजुकेशन पे खर्च कर दीजिए। खैर ये कभी हुआ नहीं आज तक कि हेल्थ या एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्ट में पैसा खर्चा किया गया हो, वो जाता है तो सीधा कॉर्पोरेट हाथ में ही वापस जाता है, जो भी पैसा बचाया गया है। बात ये कहा जाता है कि इसको बेचिए, पैसे उठाइए और अपना फिस्कल डेफिसिट अगले 1 साल के लिए कम कर दीजिए। खैर इस पर तीनों जो तर्क दिए गए उन पर मेरा पलट जवाब, उन पर मेरा पलट तर्क देते हैं। सबसे पहले लेते हैं एफिशिएंसी और करप्शन की बात। आप भी जानते हैं कि कितना प्राइवेट बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो कितनी गलतियां होती है, कितने टाइम पे आपको सर्विस नहीं मिलता है। हाँ, पब्लिक सेक्टर बैंक से अच्छा है क्योंकि एसी होता है, और पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत होता है कि कहते हैं कल आ जाइए या कंप्यूटर नहीं चल रहा है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी ऐसे बहुत होता है, एटीएम नहीं चल रहा है, पैसे नहीं चल रहे हैं, हम तब नहीं कहते कि प्राइवेट सेक्टर खराब है। पब्लिक सेक्टर में जब नहीं काम होता है तो हम कहते हैं ये लोग काम ही नहीं करते हैं और ये खराब चीज़ है, पब्लिक सेक्टर ही खराब है। खैर उसके साथ साथ आप देखिए कि जो आईसीआईसीआई बैंक के जो चीफ थे उनको निकलना पड़ा, उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनके खिलाफ ये आरोप था कि उन्होंने अपने परिवार की मदद की, उन्होंने लोन दिया एक कंपनी ने फिर अपने परिवार को, उनके परिवार को लोन वापस दिया, तो उनके ऊपर नेपोटिज्म का आरोप था और इसलिए उनको छोड़ के जाना पड़ा। आप येस बैंक के बारे में जानते हैं, येस बैंक किस तरह से लगभग डूब गया था और किसने बचाया, सरकारी बैंक एसबीआई ने येस बैंक को बचाया। और आप जानते हैं कि येस बैंक के जो पूर्व अध्यक्ष थे राणा कपूर, उनके खिलाफ केस भी चल रहे हैं इस बैंक। एचडीएफसी बैंक में टॉप मैनेजमेंट के लोग निकल के चले गए हैं और उनके ऑटो लोन सेगमेंट में कुछ गड़बड़ी के आरोप हैं और इसके चलते वो खुद एक इंक्वायरी कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक वाले। और एचडीएफसी बैंक के बारे में अभी देश की सबसे बड़ी जो क्रेडिट एजेंसी है उन्होंने कहा है कि ये टाइम पर लोन का डिटेल नहीं देते हैं, ये आरबीआई को उन्होंने कहा है, ऐसे खबरें आ रहे हैं, ऐसे आरोप न्यूज़पेपर में आए हैं। तो आप देख लीजिए, एफिशिएंसी की बात भी हम करेंगे तो प्राइवेट बैंक भी कुछ खास नहीं है। दूसरी बात, अब बात करते हैं हम खराब लोन की। हाँ, खराब लोन पब्लिक सेक्टर बैंक में ज़्यादा है, लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों पब्लिक सेक्टर बैंकों को ज़बरदस्ती कहा गया था कि आप कॉरपोरेट को लोन दीजिए, प्राइवेट प्रोजेक्ट को लोन दीजिए? 2008-4 से लेकर 2000 लगभग 12-13 तक लगातार प्राइवेट सेक्टर के बड़े प्रोजेक्ट को पब्लिक सेक्टर फंड से, पब्लिक सेक्टर बैंक से फंड किया गया और इसमें नेता, बाबू, कॉरपोरेट सेक्टर का मालिक सब शामिल थे। हम आप नहीं थे, ना कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक का कर्मचारी। क्यों कहा गया था? क्यों पब्लिक सेक्टर बैंक को दोष दिया जा रहा है कि देश की इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी, देश की इकोनॉमिक नीतियां जी थी, आर्थिक नीतियां थी, वो जब फेल हो गई, जब जबरदस्ती पब्लिक सेक्टर बैंक को कहा जा रहा था कि अब पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील, माइनिंग,
इन सब चीज़ों को लोन दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्सपैंड कर रहे हैं। और जब उसको पावर को खरीदने वाला कोई नहीं रहा, स्टील को खरीदने वाला कोई नहीं रहा, माइनिंग ठप हो गया, टेलीकॉम ठप हो गई, तब किसको दोष दिया जा रहा है? बताया जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों ने बहुत बुरा किया, उनको ऐसे लोन नहीं देना चाहिए था। वो देश के सरकार के इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंतर्गत लोन दे रहे थे, जो प्राइवेट सेक्टर के लोगों को देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और इसका कारण एक बहुत बड़ा यह है कि सरकारी बैंकों में बाबू और नेता की दखल अंदाजी बहुत ज्यादा होती है। वो लगातार इसमें दखल देते हैं और इसलिए बैंक अपने खुद के तरह काम नहीं कर पाती है, खुद नहीं तय कर पाती है कि वो क्या करेगी। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे कि सरकार को इन सरकारी बैंकों को बेचना इसलिए चाहिए ताकि वो पैसे उठाए। क्या पैसे उठाने का एक ही तरीका है कि सरकारी कंपनियां बेच दी जाए? जी नहीं। फिस्कल डेफिसिट आराम से सरकार बढ़ा सकती है, बढ़ा नहीं रही है। ये सरकार की गलती है, ये सरकार की नीतियों की गलती है। और अगर फिस्कल डेफिसिट ना भी बढ़ाना चाहे तो सरकार जो अमीर लोग हैं, जिनके पास संपत्ति है, उनसे ज्यादा टैक्स ले सकती है, जो वो नहीं ले रही है। दोनों चीज कर सकती है सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए। अपनी सरकारी बैंकों को बेचना, एक तरीके से अंग्रेजी में कहा जाता है फैमिली सिल्वर बेचना, अपने घर के सोना या चांदी को बेचना, जो कि आखिरी चीज होती है किसी भी घर के लिए, किसी भी परिवार के लिए। ये गलत है, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आखिर में हमारा सवाल यही है कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो लगातार 2011-12 तक प्राइवेट सेक्टर के एफिशिएंसी के आसपास आ रही थी, अचानक उनको कहा जा रहा है कि वो एफिशिएंट नहीं है, उनको बेचना चाहिए। जिन लोगों ने क्राइसिस तैयार किया है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ने, जिन्होंने पैसे लिए, फेल हो गई उनकी बिजनेस, पैसे वापस नहीं दे पा रहे, और बहुतों ने, आधे तो कम से कम ऐसे होंगे जिन्होंने पैसे निकाल के वो भाग भी चुके हैं और पैसे कहीं और ट्रांसफर कर दिया है। उन्हीं को फायदा पहुंचाया जाएगा, क्योंकि वही लोग होंगे जो वापस आकर सरकारी बैंकों को खरीदेंगे, उसका शेयर खरीदेंगे, जिनके पास संपत्ति है, जिन्होंने पहले भी इन बैंकों को लूटा है। यानी कि प्राइवेटाइजेशन मतलब बैंक की लूट।